हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग फिर से नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कर रहे हैं, न्यूमेरिकली एंड अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म। लास्ट लेक्चर में आपको एक इनइक्वालिटी और उसकी इंपॉर्टेंस के बारे में मैंने समझाया था, ग्रेटेस्ट बाइनोमियल कोफिशिएंट निकालते हुए। ठीक है, अब उसी तरीके की इनइक्वालिटी को, इस टॉपिक को भी समझने के लिए स्टार्ट करेंगे। पहले तो समझते हैं कि ये टॉपिक में कहना क्या चाह रहा है। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जैसे अभी तक तो आप क्या कर रहे थे, अभी तक तो सिर्फ आप बाइनोमियल कोफिशिएंट्स को कंपेयर कर रहे थे, है ना, कि 21C0, 21C1, 21C1, 21 इन सब के वैल्यूज में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इसको कंपेयर कर रहे थे। अब आप बात करने वाले हो जब आप x प्लस वाई रेज टू पावर n के एक्सपेंशन लिखते हो, ठीक है, तो उसमें तो बहुत सारी टर्म्स आएंगी, है ना, या 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखते हो तो n प्लस 1 टर्म्स आएंगी, x प्लस वाई की पावर n लिखते हो तो भी n प्लस 1 टर्म्स आएंगी। तो इस तरीके के एक्सपेंशन में जो n प्लस 1 टर्म्स होंगी उनमें इंडिविजुअल टर्म कितनी आई है ना, जैसे 5th टर्म 6 टर्म से छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन वैल्यूज ऑफ x एंड y। x एंड y की वैल्यूज का भी तो उस पर असर पड़ेगा, होगा ना। तो आप x एंड y की वैल्यूज के अकॉर्डिंग और बाइनोमियल कोफिशिएंट को भी क्लब करते हुए हमारे पास टर्म्स बनेंगी, है ना, t1 t2 t3 t4 अप टू tn प्लस 1, ये सारी टर्म्स आपकी बनेंगी। उनमें कौन सी वैल्यू सबसे बड़ी है, कौन सी वैल्यू सबसे छोटी है, फॉर सम पर्टिकुलर वैल्यूज ऑफ x एंड y। ठीक है, इसका हम डिस्कशन करने वाले हैं। लास्ट टाइम क्या था, सिर्फ हम NC0 NC1 इस पार्ट का डिस्कशन कर रहे थे। अब क्या है, NC0 x की पावर n माइनस आर, y की पावर r, इस पूरे टर्म का हम डिस्कशन करेंगे कि t1 t2 t3 इन सब में सबसे बड़ा वैल्यू कौन दे रहा है। ठीक है, तो अब देखिए आपको दो चीजें बोली गई हैं, एक बोला गया है न्यूमेरिकली, एक बोला गया है अलजेब्रिकली। तो न्यूमेरिकली और अलजेब्रिकली का मतलब क्या हुआ? न्यूमेरिकली का मतलब है कि हम मैग्नीट्यूड देखेंगे। ठीक है, हो सकता है कई बार कि कुछ टर्म्स, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव है सेकंड टर्म नेगेटिव है, ये वाली कॉम्बिनेशन हो सकता है ना। ठीक है, तो यहां भी अगर देखा जाए तो हम न्यूमेरिकली में क्या बात करने वाले हैं कि मैग्नीट्यूड कौन से टर्म का सबसे ज्यादा है, और अलजेब्रिकली में हम क्या कहना चाहते हैं। अलजेब्रिकली का मतलब है कि विद साइन किस तरीके का इफेक्ट आएगा, मतलब सबसे बड़ी पॉजिटिव वैल्यू क्या है, सबसे छोटी निगेटिव वैल्यू क्या है ना, सबसे छोटा मैग्नीट्यूड कहाँ से क्रिएट होगा, मतलब ये सारा डिस्कशन करने वाले हैं। तो बेसिकली ये ओवरऑल डिस्कशन किसके बारे में है, TR प्लस 1 या फिर TR जो भी आपके जनरल टर्म थे उस पूरे जनरल टर्म के नेचर के बारे में, कि T1 से T2 T3 T4 इन सब का कंपैरिजन, T5 T6 इन सब का कंपैरिजन, है ना, कौन सा इन सब में सबसे बड़ा होगा ये देखने वाले हैं हम। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको इस चीज के लिए बता दूं कि ये एक ऐसी थ्योरी हम यहाँ पे डेवलप करने वाले हैं जो कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के टर्म्स में समझनी सबसे आसान है। ठीक है, जो फॉर्मूला आप क्रिएट करोगे, जो आप चीजें याद रखोगे, स्टेप वाइज प्रोसीजर, वो कैसे याद रखोगे, जब आप 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n में इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट यही है स्टार्टिंग का, पहले तो इसको 1 प्लस एक्स वाले फॉर्म में कन्वर्ट करना। ठीक है, तो वो अपन कैसे करेंगे वो हम आगे देखेंगे, लेकिन पहले स्टार्ट करते हैं हम अपनी थियरी पार्ट से, कि हम अपना जो डिस्कशन है वो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के करस्पॉन्डिंग स्टार्ट करने वाले हैं। तो अगर आप मान लो कि 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n का एक्सपेंशन लिखते हो, ठीक है, तो 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n के एक्सपेंशन में आपके पास टर्म्स क्या क्या होंगी, आपके पास होगा NC0 x की पावर 0, है ना, तो x की पावर 0 प्लस NC1 x की पावर 1 प्लस NC2 x की पावर 2, है ना, और अप टू इसी तरीके से आपके पास NCn x की पावर n, ये सारे टर्म्स आपके पास क्रिएटेड होंगे, है ना। इनमें कौन सा टर्म सबसे बड़ा है, कौन सा टर्म सबसे छोटा है, इसको समझने के लिए उसी तरीके का कुछ इनइक्वालिटी हम ट्राई करते हैं जैसा हमने लास्ट लेक्चर में किया था। वहां पे हमने NCR और NCR प्लस 1 को कंपेयर किया था और उस इनइक्वालिटी के थ्रू हम वो पूरी थ्योरी डेवलप कर पाए थे। यहां पे अपन TR प्लस 1 और TR को कंपेयर कर दें, क्योंकि ये हमारा बात सिर्फ NCR तक ही नहीं है, हमारे पास X वगैरह भी है। तो अब आपको क्या करना होगा, आपको कंपेयर करना होगा TR प्लस 1 और TR को। लेकिन अगर आप पहले न्यूमेरिकली बात करने वाले हो, ठीक है, ये पूरी थ्योरी आप डेवलप कैसे करोगे, न्यूमेरिकली। तो आप न्यूमेरिकली एनालिसिस करो, मतलब आप मॉड के टर्म्स में एनालिसिस करो कि मैग्नीट्यूड वाइज कौन सा सबसे बड़ा है। तो अपन बेसिकली ये वाला पार्ट डिस्कस करने वाले हैं और इस इनइक्वालिटी को यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो आप देखिए TR प्लस 1 में आपके पास टर्म क्या आएगी, TR प्लस 1 में आपके पास आ जाएगा NCR x की पावर r का मॉड,
और इधर क्या आएगा, आपके पास आ जाएगा NCR-1 x की पावर r-1 का मॉड। ठीक है, तो आप देखिए कि अगर इस इक्वालिटी को अपन सॉल्व करने जाएं तो सबसे पहले ये समझ लो कि ये मॉड के टर्म्स में इनइक्वालिटी है ना। तो इसके टर्म्स जो है उन सभी टर्म्स के बारे में एनालाइज करो तो सारे टर्म्स अभी NCR और NCR-1 ये तो पॉजिटिव है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको r के टर्म्स में कोई इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, राइट। तो आप कैसे लिख सकते हो, आप लिख सकते हो x की पावर r का मॉड अपॉन x की पावर r-1 का मॉड। कर सकते हो या नहीं कर सकते हो, क्योंकि x की पावर r-1 का मॉड ये वाला पोर्शन तो पॉजिटिव ही है ना, और एक पॉजिटिव पोर्शन से अगर आप दोनों साइड डिवाइड करो तो उससे आपको इनइक्वालिटी में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहां पे आपके पास क्या बचेगा, NCR-1 का मॉड है ना, और आप मॉड ऑफ NCR यहां नीचे कर दो तो कोई दिक्कत है ना, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहां से आपके पास क्या आएगा, इन दोनों मॉड को क्लब कर सकता हूं, बाई मॉड ए बाई मॉड बी इज इक्वल टू मॉड ए बाई बी लिख सकते हैं ना। तो ओवरऑल एक मॉड लगाया जा सकता है, बड़ा मॉड जिसके अंदर x की पावर r न्यूमरेटर होगा और डिनोमिनेटर होगा x की पावर r-1 which gives you mod of x will be greater than or equal to। यहां से देखिए आप, यहां से आपके पास है n फैक्टोरियल अपॉन r-1 फैक्टोरियल और इनटू n-r+1 फैक्टोरियल। ठीक है भाई, पॉजिटिव ही रहेगा, NCR-1 क्यों नेगेटिव होने लग गया, ठीक है वो तो पॉजिटिव ही रहना है। और डिवीजन में आपके पास क्या है, मॉड ऑफ NCR, तो ये तो कितना आ जाएगा आपका r फैक्टोरियल ऊपर चला जाएगा, n-r फैक्टोरियल चला जाएगा और नीचे आपके पास होगा n फैक्टोरियल। तो आप देखो n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल साफ हो गया, बचा क्या आपके पास r-1 है, यहाँ r है तो ऊपर r बचा और नीचे आपके पास बचा रह गया n-r, उसके आगे वाली टर्म n-r+1, ये आपका हो गया मॉड ऑफ x है ना, मॉड ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू r अपॉन n-r+1। आपको किसके टर्म्स में डील करना था, r के टर्म्स में डील करना था। ठीक है, तो आप थोड़ा सा और इसको इधर उधर कन्वर्ट करके देखने की कोशिश करो। देखो क्या होगा, n-r+1 पॉजिटिव होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, n बड़ा होता है ना हमेशा r से, NCR में n हमेशा r से बड़ा होता है। ठीक है, या फिर बराबर हो सकता है, n और r आपस में बराबर हो सकते हैं। तो ऐसे केस में आप कह सकते हो ना कि डिनोमिनेटर चाहे न्यूमरेटर दोनों कैसे हैं, पॉजिटिव ही हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करने में कोई तकलीफ नहीं है। तो आप देखिए क्या बना लोगे, आप बना लोगे मॉड ऑफ x इंटू n-r+1 ग्रेटर देन और इक्वल टू r। ठीक है, तो अब आप देखो मॉड ऑफ x, ठीक है, और इंटू n+1 इसको एक साइड कर लिया और इधर r के सारे टर्म्स को एक साइड लेते आए। तो r यहां पहले से एक था, माइनस r इंटू मॉड x इस साइड चला गया तो 1 प्लस मॉड x। ठीक है, तो आपके पास देखिए यहां से क्या बना, r विल बी लेस देन और इक्वल टू n+1 इंटू मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन निकल करके आ रही है। जैसे पिछली बार क्या हुआ था, आप सिंपल से 21 के टर्म्स में बात कर रहे थे तो आपके पास आ गया था लेस देन और इक्वल टू 10, और जब आप 22 के टर्म्स में बात कर रहे थे तो आ गया था r लेस देन और इक्वल टू 10.5। मतलब क्या हुआ था, हमने कहा था कि 10.5 जब हुआ है तो वो इसका मतलब है कि इक्वलिटी पॉसिबल नहीं है। क्या यहां पे हम उसी तरीके से क्या बोलेंगे कि ये इक्वलिटी कब पॉसिबल होगी, यहां पे इक्वलिटी कब पॉसिबल होगी, जब यहां पे इक्वलिटी आए, और यहां पे इक्वलिटी आने के लिए जरूरी है कि r आपका कैसा होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। अगर आपका r इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तब तो फिर ये किसी काम का नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप देखो, आप ये बोल सकते हो ये वाली टर्म जो है आपके पास n+1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x, ये इंपॉर्टेंट है कि ये इंटीजर है या नहीं है। इसके अकॉर्डिंग आपका डिस्कशन अलग अलग तरीके से चेंज हो जाएगा। केस 1 देखिए, केस 1 अगर आपका n+1 mod x अपॉन 1 प्लस mod x की जो हम बात कर रहे हैं, ठीक है, इस क्वांटिटी को मैं बोल देता हूं p, है ना, और p आपका इंटीजर है। तो अगर आपका p कोई एक इंटीजर है, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर है मान लीजिए, ठीक, तो इसका मतलब क्या हुआ होगा, एक्चुअली यहां पे इक्वालिटी, भाई यहां पे अगर मान लो 10 आ गया तो इसका मतलब इक्वालिटी पॉसिबल है, और इक्वालिटी अगर पॉसिबल है तो यहां पे भी आपकी इक्वालिटी पॉसिबल है। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशंस में आप देखो, आप बोल सकते हो क्या
कि r इक्वल टू सपोज p था, मान लो 5 था, है ना, तो आप बोल सकते हो r इक्वल टू 1 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करता है। r लेस देन और इक्वल टू मान लो 5 आया तो आप बोलोगे कि r इक्वल टू 0 1 2 3 4 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करते हैं, और r इक्वल टू 5 पे क्या होता है, इक्वालिटी आ जाती है, यही बोलोगे। तो आप देखो इसका मतलब क्या हुआ कि t0 का मॉड से बड़ा होगा t1 का मॉड, से बड़ा होगा t2 का मॉड, से बड़ा होगा t3 का मॉड, ऐसे करके चलता रहेगा। कहां तक, जब आप p की बात करोगे, ठीक है, तब तक हमारे पास p से जस्ट पहले इनफैक्ट p -1 तक चीजें जो होंगी वो इनइक्वालिटी को फॉलो करेंगी। तो आपका tp -1 जो होगा उससे भी बड़ा होगा tp, है ना, p -1 यहां रखो, tp -1 से भी बड़ा होगा tp। सिंपल सी बात है, यहां मान लो 5 आया आपका, है ना, तो आप 4 तो रख सकते हो ना, इनइक्वालिटी तो वहां पे होल्ड करेगी। तो हमने ये दिखा दिया कि यहां पे आपका tp जो है वो बड़ा होगा। फिर हमने कहा कि ऐसे में tp और tp+1 तो बराबर होंगे, क्योंकि p आपका कैसा था, इंटीजर था। तो आपने ये बोल दिया कि tp आपका नेक्स्ट जो है, यहां से आप कह लो, अलग से आगे इधर लिख लेता हूं मैं, कि ये आपका tp+1 के बराबर होगा, है ना। और फिर उसके बाद लेकिन इनइक्वालिटी होल्ड नहीं कर रही है, मतलब अगर ये 5 आया था तो r इक्वल टू 6 इसको नहीं सेटिस्फाई करता, तो किसको सेटिस्फाई करता है, उस समय इनइक्वालिटी उल्टे वाली हो जाती है और वहां पे इक्वालिटी भी एग्जिस्ट नहीं करती। तो tp+1 आपका tp+2 से बड़ा है, tp+3 से बड़ा है, एंड सो ऑन। लास्ट में आपके पास tn+1 से बड़ा है। कुछ इस तरीके की चीजें आपके पास बन के आ जाएंगी। ये बात समझ में आई। तो पिछली बार की तरह है, बिल्कुल उसी तरीके से, ठीक है, एनालाइज करना बिल्कुल उसी तरीके से। तो देखो अब आपके पास क्या हुआ, अब आप क्या यहां से बता सकते हो कि t0 से आप tp तक इंक्रीज किए, tp और tp+1 बराबर हुए, है ना, मॉड ऑफ tp+1 बराबर हुए, उसके बाद चीजें डिक्रीज करने लग गई, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में आप कह सकते हो कि आपके पास मतलब मैग्नीट्यूड मैक्सिमाइज करने वाले 2 टर्म्स थे, एक था मॉड ऑफ tp और एक था tp+1, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ कि आप कुछ इस तरीके की चीजें याद रखो कि आपका इधर क्या आ रहा है, मॉड ऑफ t0, ऐसे बढ़ रहे हैं, अपन कहां तक बढ़ रहे हैं, मॉड ऑफ tp और मॉड ऑफ tp+1, ये दोनों आपके बराबर है, और उसके बाद वैल्यूज डिक्रीज करते हुए लास्ट में मॉड ऑफ tn+1 तक एंड हो जा रही है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वाइज कहा जाए तो सबसे बड़े कौन हो गए, ये दोनों, और सबसे छोटे कौन हो गए, इन दोनों में से कोई होगा, ठीक है। कोई भी हो सकता है, जरूरी थोड़ी ना कि यही हो सकता है कि ये 5 से स्टार्ट हुआ हो और यहाँ 3 तक डिक्रीज हो जाए, है ना, हो सकता है कि ये 7 से स्टार्ट हुआ और यहाँ 5 तक ही डिक्रीज हो, ठीक है। मतलब कुछ भी इस तरीके का कॉम्बिनेशन हो सकता है। वो मिनिमम के लिए हमें कंपेयर करना पड़ेगा इन दोनों में कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, ठीक है, कंपेयर करना पड़ेगा, मतलब लिटरली वैल्यू निकाल के कंपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मिनिमम वगैरह के बारे में अभी अपन आते हैं, उसके बारे में भी, मैक्सिमम के बारे में अपन श्योर हो गए, लेकिन अभी तो केस 1 डिस्कस किया है हमने, ठीक है, ठीक है। तो ये 2 आपके ग्रेटेस्ट टर्म मिले, इसको आप हाईलाइट कर लो, ठीक है, और लिख भी लो यहीं पे साथ ही साथ कि फॉर मिनिमम वैल्यू, फॉर न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म कह लो, ठीक है, फॉर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म these 2 values, and for numerically least term compare mod of t0 and mod of tn+1, ठीक है, whichever is minimum will be the right choice, ठीक है, इस बात को लिख लो, whichever will be minimum will be right choice, compare mod of t0 and mod of tn+1, ठीक है। और यहां पे मैक्सिमम कौन सा है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा है, तो वो आपको ये दोनों केसेस मिल जाएंगे, ठीक है। इसमें कंपेयर करना नहीं है, यहाँ पे तो पता ही है हमें पहले से कि ये दोनों कैसे होंगे, इक्वल होंगे। लेकिन ये सारी कहानी कब थी, जबकि आपका ये टर्म कैसा आया था, इंटीजर आया था। अब दूसरा केस लेते हैं, जब ये इंटीजर नहीं है तब क्या होगा, ठीक है। तो आइए देखिए, n+1 इज इक्वल टू p तो ले लिया मैंने, बट p इज नॉट एन इंटीजर, मतलब ये कोई ऐसी वैल्यू है जो कि एक्चुअली पॉसिबल नहीं होती। आपने ये निकाला, लेकिन ये वैल्यू आपकी एक्चुअली पॉसिबल नहीं हो रही है, ठीक है ना। इसकी बात करने वाले हैं हम, मतलब जैसे 10.5 था यहाँ पे, 10.5 एक्चुअली पॉसिबल नहीं था, तो हमने क्या बोला था कि 10.5 पॉसिबल क्यों नहीं है, क्योंकि
अगर यहाँ पे पॉसिबल होगा तो ही यहाँ पे इक्वलिटी आएगी, और अगर यहाँ पॉसिबिलिटी नहीं है इक्वलिटी की तो इसका मतलब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं होल्ड करेगी। ठीक, तो आप देखो केस 2 में आप क्या करोगे। अब सोचो आप P आपका मान लो 6.3 आ गया कुछ, है ना, P आपका 6.3 आ गया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 2 3 4 5 6 इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, उसमें इक्वालिटी नहीं आएगी। तो इस समय आप देखो कैसे लिखोगे, ठीक है, मॉड ऑफ T0 से बड़ा होगा मॉड ऑफ T1, से बड़ा होगा T2 का मॉड, से बड़ा होगा T3 का मॉड, एंड सो ऑन। कहां तक? अब सोचो इसको कैसे लिख सकता हूं मैं, 6.3 के जस्ट पहले वाले इंटीजर तक, मतलब 6.3 के इंटीजर पार्ट तक ये इनइक्वालिटी फॉलो होगी। ठीक है, तो अगर आपका 6.3 यहां पे आया और आप यहां पे 6 रखते हो तो आपका फाइनली क्या बनेगा, T6 से बड़ा है T7, ऐसा ही बनेगा ना। ठीक है, यहां मान लो 6.3 आया तो 6 इस इनइक्वालिटी को फॉलो करेगा, तो वहां पे बनेगा क्या, T6 से बड़ा है T7। तो आपके पास क्या आएगा केस, आप देखो यहां पे ध्यान से देखना, मैंने इसको ऐसे लिखा T इंटीजर पार्ट ऑफ P, लिख सकता हूं क्या, 6.3 का इंटीजर पार्ट T6 से बड़ा है T7, से बड़ा है T7, T इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 का मॉड। यहां इक्वालिटी की कोई चॉइस नहीं है आपके पास, तो उसके बाद क्या होगा, बट अगर ये 6.3 था तो जब आप R को 7 रखोगे, ठीक है, तो T7 T8 इनमें इनइक्वालिटी होल्ड नहीं करती, तो क्या होल्ड होगा, उल्टे डायरेक्शन में, है ना। ठीक है, मतलब जब आप इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 रखोगे तो अब इनइक्वालिटी आपकी पलट जाएगी। ठीक है, जैसे 6.3 था तो 7 क्या है, इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 है, तो इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 अगर आप रखते हो R की जगह तो अब इनइक्वालिटी आपकी पलट जाएगी। अब ये पलट जाएगा तो आपको मिलेगा क्या कि इससे ये टर्म आपकी बड़ी है किससे, TP प्लस 2, सॉरी इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 2, है ना, और इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 3, मतलब ठीक है इस तरीके से होगी, और ऐसे ही कहां तक चलता रहेगा, लास्ट टर्म तक चलता रहेगा। ठीक है, तो अब आप इसके लिए अगर ऐसा ही कुछ बनाने का कोशिश करें तो आपको यहां पे क्या दिख रहा है कि मॉड ऑफ T0 से चीजें बढ़नी स्टार्ट हो रही हैं, है ना, और बढ़ते बढ़ते कहां तक जा रही हैं, मॉड ऑफ इंटीजर पार्ट ऑफ मॉड ऑफ T इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1, तो मॉड ऑफ T इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 तक चीजें इंक्रीज कर रही हैं, और उसके बाद चीजें डिक्रीज करना स्टार्ट कर रही हैं, और सबसे फिर कहां तक डिक्रीज कर रहा है, इंटीजर पार्ट सॉरी मॉड ऑफ Tn प्लस 1 तक। ठीक है, ठीक है, तो यहां भी आप मार्क कर लो, इस चीज को लैंग्वेज में लिख लो कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म क्या होगी, T इंटीजर पार्ट ऑफ P प्लस 1 का मॉड। अगर हमारा केस 2 था, मतलब ये जो टर्म थी इसकी कैलकुलेशन की और ये इंटीजर अगर नहीं आ रही थी तो आपकी ग्रेटेस्ट टर्म इस ये वाली टर्म होगी। ठीक है, और न्यूमेरिकली लीस्ट कौन होगा, तो फिर से वही बात, यू हैव टू कंपेयर मॉड ऑफ T0 एंड मॉड ऑफ Tn प्लस 1। आप वैल्यू निकाल के देखिए, whichever will be the minimum that will be the right choice। ठीक है, तो ये हमारी कंप्लीट थियरी है। ये चीज आप सबसे पहले याद रख लो कि यहाँ पे ये कर्व किस तरीके से इंक्रीज और डिक्रीज कर रहे थे। ठीक है, तो आपको क्या याद रखना है, आपको सिंपल दिमाग में ये रखना है कि अगर 1 प्लस एक्स है, अभी मैं बताऊंगा 1 प्लस एक्स में कन्वर्ट कैसे करना है। ठीक है, 1 प्लस एक्स है रेज टू पावर n, x की कोई वैल्यू आपको दी गई और कहा गया कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट या न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म निकालिए, तो आप क्या करेंगे, आप आंख बंद करके सबसे पहले इतने टर्म का कैलकुलेशन करेंगे, इतने टर्म का। ठीक है, लेकिन इसमें एक ट्रिक है, अभी मॉड x जो है आप गड़बड़ कर सकते हो, अभी मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। आप अभी के लिए समझो, आपको क्या करना है, n प्लस 1 मॉड x अपॉन 1 प्लस मॉड x, स्टेप सब जो है ना, इसका कैलकुलेशन करना है। ये एक बार कैलकुलेट हो गया तो आपको पता चल गया कि ये चीज इंटीजर आ रही है या नहीं आ रही है। अगर ये इंटीजर आ रहा है तो हमारे पास 2 ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगी। ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, ठीक है, 2 टर्म्स होंगी। और अगर ये इंटीजर नहीं आ रहा है तो आपके पास न्यूमेरिकली एक ही टर्म ग्रेटेस्ट होगी। ये बात ठीक है। अगर इतनी चीज समझ में आती है तो अपन नेक्स्ट पोर्शन पे चलते हैं कि हम इसमें 1 प्लस एक्स में क्या कैसे कन्वर्ट करेंगे, और ऐसे में ये मॉड ऑफ एक्स वाली चीज जो मैंने आपको अभी फिलहाल के लिए कॉशियस देखने को कहा था, कॉशियस रहने को कहा था, उस चीज में क्या चेंजेस हो सकते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अपन देखते हैं कन्वर्जेंस कैसे करने हैं। तो जैसे मान लीजिए आपके पास दिया गया है x प्लस वाई रेज टू पावर n।
ठीक है, तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आप कहोगे ये तो आता ही था, x की पावर n बाहर निकाल लिया तो बचा आपके पास 1 + y by x रेज टू पावर n, ऐसा है ना। तो 1 + y by x रेज टू पावर n, ठीक है। तो x की पावर n तो चलिए कांस्टेंट ही होगा ना, कोई x की पावर n तो आपका कोई कांस्टेंट ही होगा, x आपको दिया गया है, n दिया गया होगा, तो x की पावर n आपका कांस्टेंट ही होगा। तो अब बाकी की चीज आपकी 1 + x में कन्वर्ट हो गई है, और यही ध्यान रखना है कि x क्या है, ये 1 के साथ लिखा हुआ पूरा चीज आपका x का काम करेगा। 1 के साथ में कौन सी चीज प्रेजेंट है वो x का काम करेगी, ना कि x क्या था, ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना। y by x 1 के साथ जो टर्म प्रेजेंट है, ठीक है, पहले आपने कॉमन निकाला, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आपके पास ये टर्म बची रह रही है वो टर्म आपकी काम करेगी कि आपका x क्या था, ठीक है। तो जो वो n + 1 mod x अपॉन 1 + mod x का आप कैलकुलेशन करने जाओगे, उसमें mod of x मतलब mod of that thing which is present along with 1 inside bracket, ठीक है, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे मान लीजिए एक सिंपल से क्वेश्चन से समझते हैं, ठीक है। अगर आप न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट समझ सकते हो, ठीक है, और आपको प्रॉपर्ली एक्सपेंड करना आता है, आपको समझ में आता है कि एक्सपेंशन किस तरीके से होता है, तो आप अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और अलजेब्रिकली लीस्ट ये भी आप कंपेयर कर लोगे, उसमें भी कोई तकलीफ नहीं होगी आपको, ठीक है। तो आप देखो, अगर मान लीजिए थोड़ी देर के लिए एक एग्जांपल के तौर पे देखिए, आप 1 + 2x की बात करता हूं, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं पहले। 1 + 2x रेज टू पावर 25, वेयर x इज इक्वल टू मान लीजिए दिया गया -1/5, ठीक है। इसके एक्सपेंशन में आपको देखना है, मान लीजिए कि न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट क्या है, न्यूमेरिकली लीस्ट क्या है, ठीक है, न्यूमेरिकली, ठीक है, ग्रेटेस्ट है ना, शॉर्ट में लिख रहा हूं, एंड न्यूमेरिकली लीस्ट मान लीजिए आपको फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे आप, आपने कहा कि चलो 1 + x में कन्वर्ट करो, तो 1 है ही, 1 + x में कन्वर्टेड है ही पहले, वहां पे 1 तो प्रेजेंट है। साथ वाली जो पूरी चीज लिखी हुई है, पूरी चीज क्या कहलाएगी आपकी, x कहलाएगी। ऐसा नहीं कर देना कि x को -1/5 रख देना फॉर्मूले में, 1 के साथ जो है वो आपका x है, तो 1 के साथ क्या है आपका 2x, तो योर x इज बेसिकली 2x, वेयर x इज इक्वल टू -1/5, दैट मींस यू हैव x एज -2/5। तो जो आप n की बात करोगे, n आपका 25 है, क्लियर है, लेकिन जब आप x की बात करोगे तो दैट इज बेसिकली 2x, x इज इक्वल टू -1/5 पे, एंड इट इज -2/5, ठीक है। करना क्या है आपको, सबसे पहले p निकालना है। p क्या था, n + 1 × mod x अपॉन 1 + mod x, ठीक है। जो थ्योरी है वो किसी अदर सीक्वेंस के लिए भी आपके काम आ सकती है। अदर सीक्वेंस मतलब अदर कुछ एक्सपेंशन दे रखा है, उसका नेचर कुछ बता रखा है, और फिर आप tr + 1 और tr के मैग्नीट्यूड को कंपेयर करके उस किसी अदर सीरीज के लिए भी काम ये इस तरीके से बता सकते हो। बाइनोमियल के लिए हमने ये डिराइव किया, आप बाइनोमियल के अलावा किसी अदर सीरीज के लिए भी इस तरीके का काम कर सकते थे। आप निकाल सकते थे कि ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, इनइक्वालिटी कौन सी बनानी है, वही mod of tr + 1 ग्रेटर देन mod of tr। उसकी वैल्यूज आप देखिए कि r पे क्या कंडीशन बन रहा है, और वहां से आप ट्राई कीजिए एक बार को कि उस इनइक्वालिटी का सिग्निफिकेंस क्या होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन मिलेगा आपके असाइनमेंट के अंदर एक, जिसमें कि आपको एक्सपेंशन एक दे रखा होगा जिसमें बाइनोमियल नहीं है, कुछ और सीरीज दे रखी है, लेकिन आपको ग्रेटेस्ट टर्म निकालनी है, और ऐसे में आपको इसी मेथड से प्रोसीड करना होगा जो इस लास्ट टॉपिक की अपने थ्योरी थी, ठीक है। तो P आपका ये है, इसकी अगर आप कैलकुलेशन करते हैं तो ये कितना आएगा, n + 1 मतलब 26 × mod of x is 2/5 अपॉन 1 + 2/5, तो 52/7 आपका 52/7, चलिए लिख ही लिया, ठीक है। तो आपका P कैसा आ रहा है, इंटीजर नहीं आ रहा है, योर 52/7 इज नॉट एन इंटीजर। तो अगर ये इंटीजर नहीं है तो क्या होता है, सिंगल लार्जेस्ट टर्म होती है। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म सिर्फ एक मिलती है, कौन सी, t इंटीजर पार्ट ऑफ p + 1, कितना होगा, t इंटीजर पार्ट ऑफ दिस थिंग इज 7 + 1 8, ठीक है। तो इसकी सबसे बड़ी टर्म कौन, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म कौन सी होगी, t8 होगी, है ना। अब चाहो उसकी वैल्यू निकालनी है तो निकाल सकते हो भाई कि t8 कितना आएगा। न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है वो, ऐसा नहीं कि निगेटिव आ जाए तो अपन डर जाए, नहीं, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है मतलब मैग्नीट्यूड उसका सबसे ज्यादा होगा। तो मैग्नीट्यूड वाइज ग्रेटेस्ट कौन है, t8 है। आप निकालना चाहो तो t8 निकाल के देख लो कि t8 कितना आएगा इसके एक्सपेंशन में, ठीक है। न्यूमेरिकली लीस्ट की बात कर लेते हैं।
ठीक है। अगर यही इंटीजर होता तो फिर दो ग्रेटेस्ट टर्म्स होती, टी पी और टी पी प्लस वन, लेकिन यहाँ पे एक ही ग्रेटेस्ट टर्म होगा, कौन सा, इंटीजर पार्ट ऑफ p प्लस वन वाला। न्यूमेरिकली लीस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, आपको t0 और tn को कंपेयर करना पड़ता है, tn प्लस वन को, ठीक है। तो t0 का मैग्नीट्यूड आप निकालिए, तो t0 आपका क्या है, पहले तो t0 है आपका 25, सॉरी t0 मैंने लिख दिया था शायद, t1 से है वो, सॉरी t1 से आप स्टार्ट करोगे ना, हाँ, तो t1 आपका न्यूमेरिकली लीस्ट है। तो t1 और tn इनको कंपेयर करना है, फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को, इनफैक्ट बस यही आपको कंपेयर करना है। तो फर्स्ट टर्म आप देखिए, फर्स्ट टर्म में आपके पास क्या है, फर्स्ट टर्म में है आपका 25c0, 1 की पावर में 25, 2x की पावर में 0, ठीक है। और t लास्ट टर्म मतलब t26 कह लीजिए, है ना, कितना होगा 25c25, है ना, 25c25। वो मैंने, अगर शायद मुझे सही से याद नहीं है, लास्ट स्लाइड में अगर मैंने वो जो कर्व्स बनाए हैं और उसमें t0 अगर सबसे नीचे लिख दिया हो, t0 और tn प्लस वन लिख दिया हो, तो t0 नहीं वो t1 है, ये चीज को एक बार करेक्शन कर लेना, अगर वहां मैंने t0 लिखा है तो, ठीक है, t1 ही होगा ना, t0 थोड़ी ना होता है, यहाँ पे 1 से ही कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। तो टर्म 26 कितना आएगा आपका 25c25, और आपके पास 1 की पावर कितनी हो जाएगी, ऐसे में 0 हो जाएगी, और 2x की पावर आपकी 25 निकल जाएगी, ठीक है। तो आप देखिए कि वैल्यू कितनी हुई है, 1 इंटू 1 इंटू 1, तो ये 1 हो गया, ठीक। यहां देखिए 1 इंटू 1 और 2x मतलब -2/5 की पावर 25। तो अब आप बताओ कि सबसे छोटी मैग्नीट्यूड कहां से मिल रही है, इन दोनों में सबसे छोटा वाला मैग्नीट्यूड कौन सा है, तो छोटा वाला मैग्नीट्यूड आपका ऑफ कोर्स यहीं से आएगा, क्योंकि ये इसका मैग्नीट्यूड तो 1 से तो छोटा ही होगा ना, नेगेटिव से दिक्कत नहीं है हमें, मैग्नीट्यूड वाइज कौन छोटा है ये कंपेयर कर रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड में देखें तो इसका मैग्नीट्यूड आपका 1 से छोटा आएगा, दैट मींस t26 इज न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म, ठीक है। ये आपकी चीज निकल करके आ गई, ठीक है। एक क्वेश्चन और समझते हैं इसी तरीके का, ठीक है। नेक्स्ट आप केस देखो, 4 + 5x रेज टू पावर 38 और x रेज टू पावर हाफ, सॉरी x इज इक्वल टू हाफ, और ऐसे में आपको क्या करना है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और लीस्ट निकालना है। तो आप शुरू हो जाओ, एक बार खुद से ट्राई करो इसको, ठीक है। मैं इसका कन्वर्जन पहले करता हूं, तो मैं जब इसका कन्वर्जन करूंगा तो क्या बनेगा, 4 कॉमन होगा, बाहर क्या निकलेगा 4 रेज टू पावर 38, है ना, इंटू क्या आएगा 1 + 5x/4 होल रेज टू पावर 38। तो अब आपका x क्या है, आपका x है 5x/4, जहां x क्या था आपका हाफ था, ठीक है, मतलब दिस इज इक्वल टू 5/8, है ना। 1 के साथ जो पूरी चीज प्रेजेंट है वो पूरी चीज मिलकर के हमारा बनाती है x, ठीक है। तो p आप देखिए p कितना आ रहा है, p आपका आ रहा है n+1 इंटू mod x अपॉन 1 + mod x, ठीक है, ठीक। तो आप देखिए वैल्यू कितनी होगी, 38 + 1 39 हो गया, इंटू मॉड ऑफ x की बात कर लेते हैं, है ना। तो मॉड ऑफ x आपका कितना है 5/8 है, और अपॉन कितना है 1 + 5/8 है, तो आपके पास 195/13 इज इक्वल टू 15। अब यहाँ पे देखिए आपका p कैसा आ गया, इंटीजर, और जैसे ही p इंटीजर होता है वैसे ही आपको क्या पता चलता है, आपके पास दो ग्रेटेस्ट टर्म्स होंगी, ग्रेटेस्ट न्यूमेरिकली, है ना। तो t15, है ना, एंड t16 आर न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, और दोनों आपस में बराबर होंगे, निकालना है तो निकाल लीजिए। न्यूमेरिकली लीस्ट कौन होगा, तो फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख लें, उनमें से ही कोई न्यूमेरिक, अच्छा हाँ, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को देख लें। और एक चीज का ध्यान रखना, कई बार t15 अपन निकालते हैं, इसके एक्सपेंशन कर देते हैं, ये भी तो है, इससे भी मल्टीप्लाई करके देख लो, ठीक है, या फिर t15 निकालना है तो सीधा इसका निकालो, ठीक है। तो न्यूमेरिकली लीस्ट अगर निकालना है तुम्हें, ठीक है, तो न्यूमेरिकली लीस्ट के लिए क्या करोगे, न्यूमेरिकली लीस्ट के लिए आप फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म को कंपेयर करोगे। तो फर्स्ट टर्म आपके पास क्या आएगी, t1 इज इक्वल टू कितना 38c0, ऊपर से ही देखते हैं ना, 30c0, आपके पास 4 रेज टू पावर आ जाएगा 38 इंटू 5/2 रेज टू पावर 0, और t लास्ट कितना है, t लास्ट मतलब t39, दैट इज 38c38, 4 रेज टू पावर 0, 5/2 रेज टू पावर
38। तो आप बताओ कि सबसे बड़ा कौन हुआ इन दोनों में? इन दोनों में बड़ा ये है, ये छोटा है, तो मैग्नीट्यूड वाइज लीस्ट कौन होगा? T39 होगा। तो T39 है ना इज न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और न्यूमेरिकली लीस्ट का एनालिसिस हो गया है ना। अब एक बार हम यहीं पे स्टार्ट करते हैं इसी क्वेश्चन से अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और अलजेब्रिकली लीस्ट का भी डिस्कशन। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का ये अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और अलजेब्रिकली लीस्ट का डिस्कशन करने वाले हैं। जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट और लीस्ट का रिजल्ट आया वही इंपॉर्टेंट है और थोड़ी सी एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। देखिए आपने अभी क्या निकाला? आपने निकाला कि इस केस में T15 और T16 आपके मैक्सिमम होने वाले हैं, ये दोनों बराबर होंगे और कुछ इस तरीके की सिचुएशन होगी। T1 आपका सबसे छोटा होगा और सॉरी T38 है ना, ऐसा कुछ था आपका। तो अगर आपसे कहा जाए कि अच्छा T1 और T38 इन दोनों में क्या हुआ था? T1 में आपका 4⁻38 हो गया था ना। हाँ, तो T38 आपका न्यूमेरिकली लीस्ट था ना। T38 आपका न्यूमेरिकली लीस्ट था, है ना, यही था। T38 आपका न्यूमेरिकली लीस्ट था और T15 और 16 आपके न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट थे, यही रिजल्ट आया था। तो अब इस केस के लिए आप देखिए कि अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट का मतलब क्या है। अब अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट में क्या बात कर रहे हो कि मैग्नीट्यूड तो देखे ही देखो, साथ में साइन भी देखो। ठीक है, टर्म की साइन भी देखो। तो थोड़ा सा सोचो, अगर कोई टर्म का मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, ठीक है, मान लो 1 2 3 4 5 ये 5 टर्म्स हैं, मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, ये मैग्नीट्यूड्स हैं उन 5 टर्म्स के, एक का 1, एक का 2, एक का 3, एक का 4, एक का 5 है। और आप क्या करते हो कि किसी 5 के आगे आप निगेटिव लगा देते हो, तो क्या बन गया? वो अलजेब्रिकली लीस्ट बन गया कि नहीं बन गया? या हर टर्म के आगे निगेटिव लगा देते हो तो अलजेब्रिकली लीस्ट बन गया कि नहीं? ठीक है, न्यूमेरिकली वो ग्रेटेस्ट था लेकिन बन क्या गया? वो अलजेब्रिकली लीस्ट बन गया। और वहीं पे अगर आप मान लो माइनस, हाँ सभी के आगे आपने मान लो नेगेटिव लगाया, तो 1 जो अभी न्यूमेरिकली लीस्ट हुआ करता था, -1, -2, -3, -4, -5 का जब कंपेयर करेंगे तो -1 जो है आपका अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्या है कि ये जो आपके मैग्नीट्यूड्स आ रहे हैं इनको अब साइन के साथ देखना है कि इनके आगे प्लस लगा है या माइनस लगा है। ठीक है बात? ओके, तो आप सोचिए कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की अगर हम समझें बात, तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जब आपका x हाफ के बराबर है तो आप कह सकते हो क्या कि जब आप एक्सपेंड करोगे तो हर एक टर्म कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा, है ना। हर एक टर्म आपका कैसा आएगा? पॉजिटिव ही आएगा। तो अगर हर एक टर्म आपका पॉजिटिव है, ठीक है, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म जो है वह भी पॉजिटिव है, न्यूमेरिकली लीस्ट टर्म भी पॉजिटिव, सब कुछ पॉजिटिव ही है, हर एक टर्म आपका पॉजिटिव ही है। तो मतलब जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा वही आपका अलजेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि आपके पास भाई जब कहीं आपने पॉजिटिव के अलावा कुछ और साइन रखा ही नहीं तो फिर क्या ही दिक्कत है? चाहे मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ, सब बात बराबर ही है ना। तो अगर आप देखो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट की बात जो कर रहे थे या न्यूमेरिकली लीस्ट की बात कर रहे थे, वो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और लीस्ट भी वही हो जाएंगे, क्योंकि आपका हर एक टर्म कैसा है इस क्वेश्चन के लिए? पॉजिटिव है। तो जब आपने एक्सपेंशन किया, एक्सपेंशन करने पे आपका हर एक टर्म, आप सब सोचो यहाँ पे कि आप एक्सपेंशन करोगे हर एक टर्म आपका पॉजिटिव आएगा। ठीक है, तो जब हर एक टर्म पॉजिटिव आएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो काहे का अलजेब्रिकली और काहे का न्यूमेरिकली, सब बराबर ही है। तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट विल बी न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, अलजेब्रिकली लीस्ट विल बी न्यूमेरिकली लीस्ट। ठीक है, तो ऐसे में अलजेब्रिकल न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट कौन सा होगा? 15 और 16, है ना, और वही आपका अलजेब्रिकली भी ग्रेटेस्ट हो जाएगा। तो इस चीज का आप रीजन लिखिएगा, ठीक है, आप अपने नोट्स में इसका रीजन लिखिएगा कि T15 और 16 आपके अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट क्यों हैं और T38 आपका न्यूमेरिकल अलजेब्रिकली लीस्ट क्यों है। ठीक है, क्योंकि हर एक टर्म पॉजिटिव था, तो दैट मीन्स कि हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब हम सब पॉजिटिव टर्म्स के बीच ही कंपैरिजन कर रहे हैं, तो जो हमारा न्यूमेरिकली लीस्ट है, जिसका मैग्नीट्यूड सबसे ज्यादा है, उसका वैल्यू भी सबसे ज्यादा होगा और जिसका मैग्नीट्यूड सबसे कम है उसकी वैल्यू भी सबसे कम होगी। तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट विल बी 15 एंड 16 एंड अलजेब्रिकली लीस्ट विल बी 38। ठीक है, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट या लीस्ट का आपको कैलकुलेशन का अगर कभी भी करना है तो पहले आपको न्यूमेरिकली निकालना ही पड़ेगा। न्यूमेरिकली आपने कर लिया तब आप आगे की ओर बढ़ोगे अलजेब्रिकली डिसाइड करने के लिए। ऐसा नहीं है कि आप न्यूमेरिकल वाला स्टेप छोड़ करके अलजेब्रिकल के बारे में डायरेक्ट कमेंट कर पाओ।
ठीक है, तो आपको हमेशा न्यूमेरिकल वाला यूज करते हुए मैग्नीट्यूड कंपेयर करने के बाद ही उस स्टेप पे जाना होगा। ठीक, अब देखिए अगर आपके पास, इसी क्वेश्चन के लिए कर लेते हैं, मान लो थोड़ी देर के लिए 4 + 5x रेज टू पावर 38 तो था, लेकिन x आपका -1/2 था। अब कहानी क्या हो जाएगी? देखो आपने p वगैरह निकाला, p तो आपका अभी भी कितना आएगा, 13 ही आएगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना भाई। 4 की पावर 38 1 + 5x की पावर बाई 4 की पावर 38, आपका x क्या होगा? आपका x होगा 5x/4 कैलकुलेटेड एट x इज इक्वल टू -1/2 विच गिव्स यू -5/8। तो मैग्नीट्यूड तो इसका भी 5/8 ही लिखोगे, मतलब p तो अभी भी आपका क्या आने वाला है 39 इंटू मॉड ऑफ x अपॉन 1 + मॉड ऑफ x। तो इसमें तो 13 आने में, हाँ 15 आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, 15 है आपका। ठीक, तो p आपका 15 है। अब p अगर आपका 15 है तो ये वाली चीज तो बनेगी ही बनेगी। तो अब ये एनालिसिस आपका ऐसे ही रहा, है ना, न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट का तो वही आंसर रहा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और न्यूमेरिकली लीस्ट के लिए भी सेम चीज रही, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और अलजेब्रिकली लीस्ट का अगर आप कैलकुलेशन करें तो अब वहां पे थोड़ा चेंजेस हो जाएंगे। कैसे? अब देखिए क्या है, ऐसा हो रहा है ना, T15, ठीक है, T16 न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट है ना, T38 आपका कंपैरेटिवली ज्यादा नीचे है, कह लीजिए T1 से, है ना, मैग्नीट्यूड वाइज, मैग्नीट्यूड ऑफ दिस 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 दिस, ऐसा ही कुछ चल रहा है ना। तो अब आप देखिए, अगर आपको अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट निकालना है तो आप क्या चाहोगे? आपको सबसे पहले समझ में आएगा कि जब हम इसका एक्सपेंशन करेंगे तो 4 - 5/2 रेज टू पावर 38 का आप एक्सपेंशन कर रहे हो इफेक्टिवली, है ना। 4 - 5/2 रेज टू पावर 38 का जब आप एक्सपेंशन करोगे तो आपके पास अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव क्रिएट होगा कि नहीं होगा? होगा ही। एक बार पॉजिटिव आया, एक नेगेटिव आया, फिर पॉजिटिव आया, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ऐसे ही चलता रहेगा ना। ठीक है, तो अब आप देखो ऐसे केस में क्या होगा, आप ये चीज समझने की कोशिश करो। अगर आपका, अब सोचो ऐसे, ये इन दो टर्म्स पे फोकस करो जरा। T15 और T16 आप ग्रेटेस्ट टर्म बोलते हो, है ना, न्यूमेरिकली। इनमें ये दो कॉन्जुगेटिव टर्म्स हैं, अगल बगल की टर्म्स में एक पॉजिटिव होगा तो दूसरा नेगेटिव होगा। एक टर्म पॉजिटिव अगर होगी तो अगली टर्म कैसी होगी? नेगेटिव, है ना। मान लो ये टर्म पॉजिटिव है तो इसके बाद वाली टर्म नेगेटिव, इसके पहले वाली टर्म नेगेटिव होगी ना। ये बात तो ठीक है। तो अब हमने कहा कि T15 और T16 में एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। मैग्नीट्यूड वाइज दोनों बराबर हैं, मैग्नीट्यूड वाइज T15 और 16 दोनों बराबर हैं, लेकिन इनमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। अब बताओ सिचुएशन क्या बन गई? आप बता सकते हो क्या कि अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट कौन होगा? तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है, और भाई दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर ही है ना, दोनों के मैग्नीट्यूड्स बराबर हैं, तो जिसका साइन पॉजिटिव है, इन दोनों में एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। अगर एक लिखा है +150 तो दूसरा लिखा है -150, यही है ना। T16 अगर आपका -150 है तो T15 क्या है? +150 है। या फिर ये आपका -150 है तो T16 क्या है? +150 है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप ऐसी सिचुएशन में बता सकते हो ना कि जो न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट होगा, ठीक है, उन टर्म्स में से मैग्नीट्यूड भाई वहीं पे है आपकी सबसे ज्यादा, और उन दोनों में से एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो जो पॉजिटिव वाला है वही आपका अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख लो कि इसके एक्सपेंशन में आपका T15 पॉजिटिव आ रहा है या T16 पॉजिटिव आ रहा है, बस। तो T15 आपका अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? 38C14 4 रेज टू पावर 24 और -5/2 रेज टू पावर 40, है ना। और ये कितना आएगा? 38C15 4 रेज टू पावर 23 -5/2 रेज टू पावर 23, नहीं 50, है ना। तो आप देखो ये तो निगेटिव हो गया ना, दिस क्वांटिटी इज निगेटिव व्हाइल दिस क्वांटिटी इज पॉजिटिव, और हम ऑलरेडी बता चुके हैं कि मैग्नीट्यूड वाइज दोनों आपस में बराबर होंगे। तो अगर मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है और ये क्वांटिटी पॉजिटिव है तो यही आपका सबसे ग्रेटेस्ट हो गया।
तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट कौन हुआ? T15। ठीक, अलजेब्रिकली लीस्ट कौन हुआ भाई? बताओ जरा। आपके पास मैग्नीट्यूड वाइज ये दोनों बराबर थे। थोड़ा सोचो इस चीज को कि अलजेब्रिकली लीस्ट किसको बोलोगे। तो अगर आपका T15 ग्रेटेस्ट है तो अलजेब्रिकली लीस्ट T16 ही है, तो क्योंकि T16 का मैग्नीट्यूड और T15 का मैग्नीट्यूड बराबर था, दोनों लिखे हुए थे मान लो प्लस 1000 सॉरी मतलब मैग्नीट्यूड वाइज दोनों 1000 थे और एक प्लस 1000 था दूसरा माइनस 1000 था, तो माइनस 1000 वाली चीज अलजेब्रिकली लीस्ट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? ठीक है, तो आपको ये समझ में आ रहा है कि अलजेब्रिकली लीस्ट कौन होगा? अलजेब्रिकली लीस्ट होगा T16। ठीक है, तो ये आपका एनालिसिस रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी चेंज हो गई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो ग्रेटेस्ट टर्म थे आपके, ठीक है, न्यूमेरिकली, और आपने कहा कि इनमें एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो अब जो पॉजिटिव वाला है वो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट हो जाएगा, ठीक है, और जो नेगेटिव वाला है वो अलजेब्रिकली लीस्ट हो जाएगा। ये आपका ओवरऑल क्वेश्चन था। तो दो केसेस अपन समझ चुके हैं, यहाँ पे सब कुछ पॉजिटिव ही था, सारे टर्म्स आपके पॉजिटिव ही थे। तो आपको न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट या फिर न्यूमेरिकली लीस्ट, अलजेब्रिकली लीस्ट में कोई खास डिफरेंस नहीं था। यहाँ पे आप देखें तो आपके लिए थोड़ी चीजें एनालाइज करने लायक हो गई हैं, है ना। अब एक और केस देख लेते हैं। अब यहाँ पे चूंकि हमने इस तरीके का सिचुएशन लिया था जिसमें हमारा p कैसा आ गया था? इंटीजर। एक पुराना वाला एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें आपका p इंटीजर नहीं हो, है ना, और जिसमें आपके पास हाँ p इंटीजर नहीं आए और अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन भी बने। उस केस में क्या होगा? तो नेक्स्ट इसी एग्जांपल को यूज कर लेते हैं हम। हमारे पास p यहाँ पे कितना निकला था? 52/7 आया था। ठीक है, ठीक है, इतनी बात। तो हमारे पास कर्व किस तरीके का बना था? आपके पास बना था कि आपका T8 जो है ना, T8 आपका ग्रेटेस्ट होगा। T1 से आप चलोगे T8 तक, और T मैग्नीट्यूड वाइज है ना, मैग्नीट्यूड वाइज T1 से ऐसे आप चलोगे T8 तक, और उसके बाद आप कहाँ चले जाओगे? लास्ट टर्म आपकी क्या होगी? T26। तो भाई छोटा कौन सा आ रहा था? निकाल लेते हैं यार एक बार उसको भी। मॉड ऑफ T26 कितना है? मॉड ऑफ T26 आपका है 25C25 -2/5 रेज टू पावर। हाँ, ये मॉड ऑफ T26 आपका लीस्ट आ रहा था, है ना। तो मॉड ऑफ T1 आपका कंपैरेटिवली ऊपर है, मॉड ऑफ T26 आपका नीचे है। ठीक है, ऐसा कुछ, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज कुछ इस तरीके की सिचुएशन आपकी बन रही थी, है ना। अब आप देखिए कि आपको अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट लीस्ट निकालना है, ठीक है। तो कैसे देखेंगे अपन ये समझते हैं कि हमारे पास अब दो ग्रेटेस्ट टर्म्स नहीं है, ठीक है। मतलब आपके पास 200 नहीं है कि एक +100 हो जाए एक -100 हो जाए, ठीक है। अब आपका एक न्यूमेरिकली ग्रेटेस्ट टर्म है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना चाहिए? आपको देखना पड़ेगा कि भाई मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी वैल्यूज क्या क्या है? आप जरा देखो, मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी बड़ी वैल्यूज मैं कहूं तो सबसे बड़ा T8 है, उससे जस्ट छोटा क्या होगा? तो आइदर T7 होगा या तो T9 होगा मैग्नीट्यूड वाइज, ठीक है। अच्छा, T7, T8 और T9 में कुछ तो पॉजिटिव होगा, इन तीनों में कुछ तो पॉजिटिव होगा। भाई यहां अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव चीजें लिख रहे हैं, तो T7, T8, T9 में कुछ तो पॉजिटिव होगा कम से कम, और जो पॉजिटिव होगा वही वाली वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी, ठीक है। मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे बड़ी रहे। अलजेब्रिकली अगर आप ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हो, आप समझो इस चीज को, अलजेब्रिकली आप ग्रेटेस्ट की बात कर रहे हो तो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट मतलब कोई पॉजिटिव नंबर ही आएगा ना। अब वो पॉजिटिव नंबर का आप क्या चाहते हो कि उसका मैग्नीट्यूड भी अच्छा खासा रहे, ठीक है। तो आप T8 को यूज करो। तो आपने देखा कि भाई T8 के लिए गए हम, देखो T8 आपकी पहली चॉइस थी, T8 के लिए आप जाओ, देखो क्या बनेगा? 25C7 2x की पावर में, मतलब 2x की पावर में चलो 7, है ना। तो 25C7 -2/5 रेज टू पावर 7। तो आपको क्या समझ में आया? आपको ये समझ में आया कि ये तो निगेटिव है, T8 तो निगेटिव है, तो T8 निगेटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? अब जरा सोचो, इसका मतलब क्या हुआ? जो चीज मैग्नीट्यूड वाइज सबसे बड़ी थी वो निगेटिव थी, तो वो कैसी हो गई? अलजेब्रिकली लीस्ट हो गई ना। मैग्नीट्यूड वाइज ये सबसे बड़ा था और ये खुद में निगेटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ? ये अलजेब्रिकली लीस्ट हो गया। तो योर अलजेब्रिकली लीस्ट टर्म इज T8 दिस टाइम। तो अब आप देखो अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट कौन देगा भाई? तो आप चाहते हो ना कि मैग्नीट्यूड ठीक ठाक रहे, तो मैग्नीट्यूड अच्छा खासा अमाउंट में अगर रहे तो
अच्छा खासा अमाउंट वाला मैग्नीट्यूड कौन देगा? आइदर T7 आइदर T9। तो अगर T8 निगेटिव है तो T7 और T9 दोनों पॉजिटिव है कि नहीं है? ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज भी अच्छे खासे हैं और T7 एंड T9 ये दोनों पॉजिटिव भी हैं, ये दोनों आपके पॉजिटिव भी हैं। ठीक है, तो आप देखो कि दोनों में बड़ा कौन सा है और छोटा कौन सा है। तो T7 आप निकालो, T7 आपका कितना आ जाएगा 25C6। ठीक है, और 2x रेज टू पावर 6, तो 2x मतलब हो गया आपका -2/5 रेज टू पावर 6। और T9 अगर आप निकालते हो, ठीक है अभी T9 निकाला, T9 कितना आएगा 25C8 और -2/5 रेज टू पावर 8, ऐसा कुछ यही आ जाएगा। अब आप कहोगे मैं पागल थोड़ी ना, 25C6 निकालने जाऊंगा। ठीक है, तो आपको निकालना भी नहीं है, आपको ये पता है ना कि ये दोनों पॉजिटिव हैं, दिख रहे हैं -2/5 की पावर इवन है ना, तो दोनों इवन है, सॉरी मतलब दोनों पॉजिटिव टर्म्स हैं। तो आप ये कर लो कि T7 और T9 का रेशियो निकाल लो, T7 और T9 का रेशियो निकाल लो। अगर ये रेशियो 1 से कम हुआ तो आप बोल सकते हो ना कि T7 आपका T9 से छोटा होगा, और अगर ये रेशियो 1 से बड़ा हुआ तो आप बोल सकते हो T7 आपका T9 से बड़ा होगा। तो देखो T7 निकालने के लिए 25C6 -2/5 रेज टू पावर 6 अपॉन यहां पे 25C8 और -2/5 रेज टू पावर 8, दोनों का आपने रेशियो ले लिया। ठीक है, अब रेशियो निकालना तो आसान है ना कंपैरेटिवली, -2/5 की पावर -2 इसने दे दिया आपका 25/4। ठीक है, ये अपना कवर हो गया पहले। तो फिर आते हैं इधर 25C6 अपॉन 25C8, तो क्या लिखा है 25 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल 19 फैक्टोरियल इनटू 8 फैक्टोरियल 17 फैक्टोरियल अपॉन 25 फैक्टोरियल, ये दोनों कट गए, बचा क्या आपके पास 6 फैक्टोरियल 8 फैक्टोरियल, तो बचा ऊपर 7 इंटू 8 और नीचे 17 से इसको कट किया 18 इंटू 19 और इंटू ये बाहर क्या था 25/4। तो अब जरा देख, अब थोड़ा सा एनालाइज कर सकते हो कि नहीं, यहाँ पे आपका 7 इंटू 8 आप थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लो, तो 4 ने इसको कट कर लिया, 4 ने कट किया कितना 2 टाइम्स, तो 350 हो जाएगा और अपॉन कितना आएगा 342 आएगा, है ना। तो मतलब आपका ये 1 से बड़ा आ रहा है, दिस इज ग्रेटर देन 1, सो T7 अपॉन T9 इज ग्रेटर देन 1, और T7 T9 दोनों थे कैसे, पॉजिटिव ही थे, तो T7 आपका T9 से बड़ा होगा, ये आपका एस्टेब्लिश हो गया। ठीक है, तो T7 आपका T9 से बड़ा है, दोनों पॉजिटिव थे और इन्हीं में से कुछ आंसर होना था। ठीक है, क्योंकि आप मैग्नीट्यूड अच्छा खासा चाहते थे, मैग्नीट्यूड अच्छा खासा देने वाले यही लोग थे T7 और T9, इनको कंपेयर आपने किया, जिनमें T7 आपका सबसे बड़ा आया और इसका मतलब यही आपका आंसर होगा, अल्जेब्रिकली ग्रेटेस्ट टर्म, अल्जेब्रिकली लीस्ट टर्म। ठीक है, तो इसके अलावा और कोई सिचुएशन एग्जिस्ट कर सकती है क्या, उसके बारे में भी सोचते हैं एक बार को, कि T7 और T9 आपके पॉजिटिव हो गए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कभी कभी, मान लीजिए कि जो आपने ये निकाला, मान लो ये T8 जैसे यहाँ पे ग्रेटेस्ट आ रहा था, ठीक है, यही मान लो अगर P तुम्हारा 58/7 रहता, तो 58/7 रहता तो T9 ग्रेटेस्ट आता, और T9 जब आप निकालने जाते तो T9 आपका कैसा हो जाता, पॉजिटिव हो जाता। ठीक है, तो अगर T9 आपका पॉजिटिव होता, मतलब मैग्नीट्यूड वाइज जो सबसे ज्यादा था ही, और साइन भी उसका अच्छा हो गया, पॉजिटिव हो गया, तो ग्रेटेस्ट टर्म बना लेता अल्जेब्रिकली, और उसके अगल बगल वाले जो थे इनका मैग्नीट्यूड तो ठीक ठाक था और ये निगेटिव होते, और निगेटिव होते तो वो अल्जेब्रिकली लीस्ट बना लेते, उनमें से कोई एक कैसे निकालते। तो उसके लिए भी फिर से आपको, आप बल्कि T7 T9 को कंपेयर कर रहे हो, या फिर आप चाहो तो मॉड T7 और मॉड T9 को कंपेयर कर लो। ठीक है, क्योंकि उससे आप क्या होगा, निगेटिव वाली चीजों के लिए भी कवर कर लोगे। तो मेरा सजेशन ये है कि यहाँ पे आप मॉड T7 बाई मॉड T9 कंपेयर करो, चूंकि ये क्वांटिटीज पॉजिटिव है तब तो ये आसानी से हो गया है। ठीक है, तो जब आप मॉड T7 अपॉन मॉड T9 कंपेयर करोगे, ठीक है, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई ये तो पॉजिटिव ही रहेगा ना, मॉड के साथ तो पॉजिटिव ही रहेगा, भले T9 खुद में नेगेटिव हो, लेकिन मॉड T9 तो पॉजिटिव ही रहेगा। तो जब आप इधर ट्रांसफर कर सकते हो तो आपको समझ में आएगा ना कि मैग्नीट्यूड कौन सा बड़ा है। जो मैग्नीट्यूड बड़ा है और अगर वो क्वांटिटी निगेटिव हो गई तो ओवरऑल वो लीस्ट हो गई, और अगर मैग्नीट्यूड छोटा है और क्वांटिटी आपकी कैसी है, निगेटिव है, तो वो क्वांटिटी आपकी अल्जेब्रिकली
ग्रेटेस्ट हो, ठीक है। तो आप देखिए, मतलब ग्रेटेस्ट नहीं कहेंगे, मतलब दोनों में कंपैरेटिवली बेटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना था, आपको एक बार को इस टॉपिक के अंदर थोड़ी कंफ्यूजन आ जाती है कई बार, ठीक है, अलजेब्रिकली ग्रेटेस्ट और अलजेब्रिकली लीस्ट वाले में, ठीक। न्यूमेरिकली वाला तो फिर भी अपन कंफर्टेबल हो जाते हैं, बट इस पे आप 2-4 क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस कर लो, अलग अलग टाइप के खुद से ही बना के कर लो, ठीक है, तो भी आपको इसका अच्छा खासा ग्रिप हो जाएगा। बहुत कोई कॉम्प्लिकेटेड चीज नहीं है। एक चीज का ध्यान रखना, हमें ये कंपैरिजन कैसे करना है, ठीक है, ये कंपैरिजन, ठीक है, निकालना नहीं है, रेशियोज कंपेयर करने हैं, ठीक है, कि मैग्नीट्यूड उनका 1 से बड़ा है, रेशियो उनका मैग्नीट्यूड्स का रेशियो 1 से बड़ा है या 1 से छोटा है। तो अगले 1-1.5 लेक्चर जो भी हम बात करने वाले हैं वो एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगे हम एक बड़े टॉपिक के लिए, जो कि आपका 2 लेक्चर बाद से स्टार्ट होने वाला है ना। तो आप देखो क्या है ये, प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स। इसी टॉपिक के अंदर वो सारी चीजें आएंगी जो कि एक बैकग्राउंड क्रिएट करेंगी आपकी समेशन ऑफ सीरीज के लिए, जो मैंने पहले भी आपको बोला था कि आप समेशन ऑफ सीरीज आपको करना पड़ेगा, ठीक है, पूरे चैप्टर वही करना है, मतलब लास्ट के 3-4 टॉपिक्स, मतलब 2-3 लेक्चर्स आपको वही करना है। लेकिन उसको करने के लिए आपको जरूरत है अभी प्रॉपर्टीज ऑफ बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की, ठीक है। तो कुछ चीजें इसमें ऑब्जर्व करनी है और इन्हें याद रखना है, ठीक है। क्या क्या है चीजें, देखिए, पहली प्रॉपर्टी NCR अपॉन NCR माइनस 1, ठीक है। इनके बीच का अगर आपसे कहा जाए कि इनका रेशियो कितना होगा, ठीक है, NCR अपॉन NCR माइनस 1, तो ऐसे में आप देखो, कैलकुलेट करके देखो कितना आएगा, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल इंटू इधर हो जाएगा आपका r माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन नीचे आपके पास आ जाएगा n फैक्टोरियल, आपका कैंसिल आउट हो गया, तो आपका बचा ऊपर r माइनस 1 फैक्टोरियल और इंटू n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस r फैक्टोरियल, जो कि कितना हो गया, ये आपका n माइनस आर प्लस 1 तक के प्रोडक्ट्स हैं और नीचे n माइनस आर तक के प्रोडक्ट हैं। तो अब तो इतना अच्छा आता होगा आपको कि आप लिख सको कि इन दोनों का रेशियो कितना है, n माइनस आर प्लस 1, और यहाँ पे r माइनस 1 है, नीचे r है, तो आप लिख दो r, है ना। तो ये आपकी पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हो गई। क्या है ये, NCR अपॉन NCR माइनस 1 इज आउटकम इज n माइनस आर प्लस 1 अपॉन r, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। और सबसे पहले आपको क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि ये कहाँ यूज होगा, जब आपको इस तरीके का टर्म दिखे, ये और ये इन दोनों के बीच में, है ना, लोअर सबस्क्रिप्ट जो लिखे हुए हैं, n तो आपका फिक्स रहे दोनों में, लेकिन जो लोअर सबस्क्रिप्ट है उनके बीच 1 का डिफरेंस हो और रेशियो की बात की जाए, तो ऐसे में आप इसको यूज कर लो, ठीक है, कि दिस इज इक्वल टू n माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर। आपको मतलब ऐसा नहीं मैं कह रहा कि आप ऐसे नहीं कर पाओगे, क्यों याद रखें, आप ये कर लोगे, लेकिन आपको जो क्वेश्चन करना है, क्वेश्चन में एक छोटा सा पार्ट होगा, तो आप पहले लगे इसी को डिराइव करने, तो फालतू में टाइम जाएगा, और इतना कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूला नहीं है कि आप ना याद रख सके, तो आप याद रख लीजिए, ठीक। सेकेंड प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट, NCR प्लस NCR माइनस 1, इसकी बात की जा रही है। NCR प्लस NCR माइनस 1, ये कितना होगा, तो आप देखो इसको भी पहले प्रूव करते हैं क्या आ रहा है, n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल प्लस n फैक्टोरियल अपॉन r माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू n माइनस r माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक। इसको मैंने लिख दिया हटा के n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल। अब इसका एलसीएम लेना है, फैक्टोरियल्स का एलसीएम, ठीक है। देखो क्या होगा एलसीएम, 1 से r तक का प्रोडक्ट है, 1 से r माइनस 1 तक का प्रोडक्ट है, क्या लेना चाहिए मुझे, 1 2 3, मान लो यहां लिखा रहे, यहां लिखा रहे 1 2 3 4, तो क्या होगा एलसीएम में 1 2 3 4, तो आप लिख दोगे r फैक्टोरियल, ये और ये, इनमें बड़ा कौन है, यही है, इसका फैक्टोरियल। अब देखो r फैक्टोरियल कैंसिल, आपके पास बचेगा क्या, अच्छा n फैक्टोरियल को मैं कॉमन निकाल लेता हूं ऊपर से, है ना, इसको मैं ऐसा लिख लेता हूं, यहां पे 1, यहां पे भी आपका 1, n फैक्टोरियल आपने निकाल लिया कॉमन, ठीक है, ऐसा, ठीक है, n फैक्टोरियल और इनटू। अब इसकी बात करते हैं, ठीक है, r फैक्टोरियल ने इसको कट किया, इसने इसको डिवाइड किया, तो क्या बचा, n माइनस आर प्लस 1। यहां से देखिए ये तो साफ हो गए, इधर बचा क्या, r, ठीक, तो r r कैंसिल, बचा क्या आपका n प्लस 1,
और n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करके बन गया n प्लस 1 फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n प्लस 1 माइनस r फैक्टोरियल। ऐसा लिख सकता हूं क्या? दैट मीन्स दिस थिंग कैन बी रिटन एज n प्लस 1 cr। ठीक है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट रिजल्ट हो गया ncr प्लस ncr माइनस 1 इज इक्वल टू n प्लस 1 cr। क्या ऑब्जर्व करना है? आपको ऑब्जर्व करना है कि दो कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखे हुए हैं, n आपको दोनों जगहों पे एक अपर सबस्क्रिप्ट सेम रहे और लोअर सबस्क्रिप्ट, इन टर्म्स में आप याद रखोगे तो ज्यादा इजी होगा आपको समेशन करते टाइम पे भी। अपर सबस्क्रिप्ट आपका सेम रहे और लोअर सबस्क्रिप्ट आपके एक का डिफरेंस रहे, तो आंसर क्या आएगा? आंसर इन दोनों का एडिशन आएगा। क्या? अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दो और लोअर सबस्क्रिप्ट में जो बड़ा वाला है वो रख लो। ठीक है, अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर लो, n था n प्लस 1 कर दिया, लोअर सबस्क्रिप्ट में बड़ा वाला रख लो, तो बड़ा वाला क्या है? r। ठीक है, तो ये आपके दो प्रॉपर्टीज अभी हुई। ठीक है, इनका प्रूफ आपने देख लिया, लेकिन आपको डायरेक्टली इनको यूज करना होगा। ठीक है, ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप ये सारी चीजों में कोई खास दिक्कत है, लेकिन आप डायरेक्टली यूज करेंगे क्योंकि बहुत छोटा सा पार्ट प्ले करेगा, आपका काम बहुत बड़ा है, उसमें इसका रोल बहुत छोटा है, तो आप याद रख लीजिए, समय बचाइए। तो नेक्स्ट इन दोनों प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, है ना। ये तो फर्स्ट प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैंने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। अब आप देखिए क्यों, कैसे पता चलेगा? आप सबसे पहले देखो तो यहाँ 15 और 14 लिखे हैं, दोनों का रेशियो है, तो यही बात मैंने कही थी कि अपर सबस्क्रिप्ट आपका फिक्स रहे n और यहाँ r और r माइनस 1, इस तरीके की चीजें हैं, है ना। तो अगर आप उस क्वेश्चन से कंपेयर करो तो आपको यहाँ क्या दिखेगा कि आपके पास r कितना है? 15 है और n कितना है? 26 है। आपको डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, तो आप लिखोगे दिस थिंग विल बी n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ठीक है, तो 26 माइनस 15 प्लस 1 अपॉन 15, सो इट गिव्स यू 12 अपॉन 15। आंसर कितना हो गया आपका? 4/5। ये वैल्यू क्या है? 4/5। ठीक, अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन में 75c, सॉरी ऐसा है कुछ, ठीक, 75c 41 अपॉन 75c 39, ये आपको सिंप्लीफाई करना है। अब आप फंस गए। सबसे पहले लगा आपको कि भाई ये 41 है तो यहाँ 42 होता तब भी चल जाता, खैर, है ना, 40 होता तब भी चल जाता, लेकिन ये 39 है, 2 का गैप कहाँ से आ गया? हमें तो बताया गया था कि लोअर सबस्क्रिप्ट्स में 1 का डिफरेंस होना चाहिए। तो आप क्या करो, कर लो क्रिएट जिस चीज की कमी है। किसकी कमी है? 40 की कमी है ना, तो आप इसको लिख लो 75c 41 अपॉन 75c 40 और इंटू 75c 40 अपॉन 75c 39 लिख सकते हो ना, कोई डिफरेंस थोड़ी ना आ गया। और अब आपका इन दोनों का डिफरेंस 1, इन दोनों का भी डिफरेंस 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या आएगा? n माइनस r कितना है आपका? 41 है, 41 प्लस 1, n माइनस r प्लस 1 अपॉन r कितना था? 41 इंटू यहाँ देखिए n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ठीक है, अब आप इसको सिंप्लीफाई कर लो, कितना जो भी आ रहा है आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो ये इस तरीके की चीजें भी आपको यूज करनी पड़ेंगी कि आपके पास कोई टर्म की कमी है तो उसके लिए आपने मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, फिर से आपकी पैटर्न बन गई। ठीक है, फॉर्मूले का यूज हो गया। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, थोड़ी सी फील देते हैं आपको समेशन की। एक सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में आपका एडिशन करना है। ये हमारे कितने टर्म्स लिखे हुए हैं भाई? 20 टर्म्स लिखे हुए हैं, है ना। तो इन 20 टर्म्स का एडिशन आपको फाइंड आउट करना है कितना होगा। तो कैसे करेंगे? आपको सबसे पहले बोला था मैंने समेशन कर दीजिए, समेशन के फॉर्म में एक्सप्रेस कर दीजिए, तो कर दीजिए आप। समेशन क्या है? अगर अपन देखें तो r इंटू 20cr अपॉन 20cr माइनस 1, r की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है? 1 से। लिख सकता हूँ मैं, कहाँ तक जा रही है? 20 तक जा रही है। ठीक है, r इंटू 20cr अपॉन cr माइनस 1। जैसे ही ये दिखा वैसे ही हमें ये फॉर्मूला याद आ गया। तो आपके पास क्या आएगा? समेशन ओवर r इंटू ncr अपॉन ncr माइनस 1। तो रेशियो क्या होगा? n माइनस r प्लस 1 अपॉन r। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया? समेशन ओवर r कट गया, बचा 21 माइनस r की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जा रही है? तो 1 से 20 तक जा रही है। ठीक है, अब ये करना तो आता ही है। ये कैसे करते हैं अपन? तो देख लो, समेशन ओवर 21 माइनस समेशन ओवर r इज इक्वल टू 1 से 20 और r इज इक्वल टू 1 से 20। तो आप देखो 21 आपका 20 टाइम्स लिखा हुआ है,
तो सम कितना हो गया इनका 420 माइनस यहाँ r प्लस 1/2 है ना, क्या रख दोगे r की जगह पे, r की जगह रख दोगे 20, ठीक है। तो ये कितना हो गया 420 माइनस 210, तो आंसर आ गया आपका 210, ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये फर्स्ट फॉर्मूले से रिलेटेड कुछ हो गए क्वेश्चंस, और इसी तरीके से 2-3 क्वेश्चंस हम सेकंड फॉर्मूले से भी रिलेटेड कर लेते हैं और उसके बाद आज का लेक्चर एंड कर देंगे। तो ये 3 क्वेश्चंस है इससे भी रिलेटेड, देखिए आप एक बार। फर्स्ट है 20C7 और 20C8। सिंपल सी बात है, आपसे क्या कहा था मैंने, अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दो, है ना, ये दोनों कॉन्जिक्यूटिव चीजें लिखी हुई हैं, अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दो और बड़ा वाला रख लो, रख लिया, ठीक है। इधर देखें अगर, तो आपको 2 टर्म्स का सम पहले करना पड़ेगा, 2 टर्म्स के लिए हमने फॉर्मूला बनाया था, तो 2 टर्म्स ये दोनों दिखे अगल बगल वाले हैं, है ना, तो इन दोनों का सम किया, क्या आएगा इन दोनों का सम, पहले इन दोनों का सम करते हैं, है ना। तो अपर सबस्क्रिप्ट में 1 ऐड कर दिया, लोअर सबस्क्रिप्ट में बड़ा वाला रख लिया, फिर से आपके पास वही चीज बन गई। अब अपर सबस्क्रिप्ट में फिर से 1 ऐड कर दिया, लोअर सबस्क्रिप्ट में बड़ा वाला रख लिया, इसलिए यहाँ देखिए आप इस केस में क्या होगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि 2 टाइम्स बीच में लगा दिया गया है, तो इसको भी आप 2 पार्ट में ब्रेक कर सकते हो ना, 35C29 प्लस 35C30, है ना, और 35C30 और 35C31, क्या है ना। तो आप देखिए कितना आ जाएगा, 35C29 35C30, इन दोनों का सम आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 36C बड़ा वाला प्लस यहाँ 35 मिलके 36 और यहाँ बड़ा वाला, ठीक है, फिर से ये दोनों क्लब हो सकते हैं, तो अब 36 मिलके 37, नीचे बड़ा वाला, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आप प्रॉपर्टीज का यूज करोगे, ठीक है। अभी बहुत सारी और भी प्रॉपर्टीज पढ़नी है, इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स नेक्स्ट लेक्चर जो है मेरे ख्याल से वो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज में ही जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम जहां पे इनको यूटिलाइज करना है वो लेक्चर से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं, थैंक यू ऑल।